पनौतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30। आज आपके सामने उपस्थित हूँ एक बेहद इम्पॉर्टेंट और अवेयर करने वाले टॉपिक के साथ। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और इसके लागू करने में हमारे प्रशासन को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने समाचारों में अक्सर सुना है कि किसी भी जगह पे वहाँ के लोगों ने पुलिस और डॉक्टर्स की टीम पर पथराव कर दिया, जिसके बाद वहाँ के प्रशासन ने उन लोगों को रासुका के तहत जेल में डाल दिया। उस समय हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये रासुका क्या है, या फिर इसका दूसरा नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी के नाम से भी ये जाना जाता है। तो उस समय अक्सर हम रासुका अथवा एनएसए के बारे में सोचते रहते हैं कि आखिर क्या है ये रासुका जिसकी वजह से अपराधी भय से कांपते हैं। तो हम इसी एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 22 के अनुसार भारत के किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ चलाए जा रहे किसी भी प्रकार के मुकदमे में अपना पक्ष रखने के लिए वकील रखने की अनुमति होती है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज़ को कि आर्टिकल 22 का अनुच्छेद 1 है जो हमें ये शक्ति प्रदान करता है। ऐसे ही सीआरपीसी के सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग भी हम वकील रख सकते हैं और केस लड़ सकते हैं, और हमें ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार मिला हुआ है भारतीय संविधान के द्वारा। लेकिन हम बात यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कर रहे हैं, तो इसमें भी मिलना चाहिए था, ऐसा लोगों को लग सकता है। लेकिन इस रासुका के तहत किसी भी प्रकार के वकील को रखने की अनुमति नहीं मिलती है, और ये चीज़ इस कानून को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़तरनाक बनाती है और अपराधियों को वैसे काटने का एक अवसर देती है। तो इस कानून के बारे में हम जानते हैं कि 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार ने इस कानून को पहली बार बनाया। इस कानून के अनुसार केंद्र या राज्य सरकार उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो व्यक्ति कानून व्यवस्था को चलाने में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। यह अधिनियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति को भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने, विदेश के साथ भारत के संबंधों को चोट पहुंचाने, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या आपूर्ति को बाधित करने, इन सारी चीज़ों के तहत किसी भी व्यक्ति को ये कानून के अनुसार इसको जेल में डाला जा सकता है। इस कानून के और अन्य प्रावधान है, जैसे पहला, ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिसकर्मी पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करने की यह ताकत देता है ये कानून। दूसरा, एनएसए के तहत संबंधित अधिकारी को यह पावर है कि वह संदिग्ध व्यक्ति को बिना कारण बताए 5 दिनों तक कैद में रख सकता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में यह अवधि 10 दिन तक ही हो जाती है। इसके बाद उसे राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरी होती है, और अगर राज्य सरकार अनुमति दे देती है तो यह अवधि 12 महीने तक बिना किसी कारण बताए व्यक्ति को किसी भी अपराध के तहत जेल में रखने की अनुमति प्रदान करता है। एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति सरकार द्वारा गठित किसी भी सलाहकार बोर्ड के समक्ष तो अपील कर सकता है, यानी कि वो सिर्फ उस सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है जो सरकार ने गठित किया है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील की सहायता प्राप्त करने का नहीं है। ये जो वकील है ये मुख्य चीज़ है, क्योंकि जब वकील नहीं मिलता है तो हम अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं, और किसी भी तरीके से हमें 12 महीने से पहले मुक्ति मिलने की संभावना होती ही नहीं है। इसके अलावा यह कानून सरकार को किसी भी विदेशी को उसकी गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए, गिरफ्तार करने या देश से बाहर निकालने की शक्ति भी देता है। अभी हाल ही में हमने देखा कि गाजियाबाद और दिल्ली में कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स से बदतमीजी करने, संक्रमित मरीजों द्वारा अपने कोरोना संक्रमण को अन्य लोगों तक पहुंचाने के जुर्म में कुछ लोगों पर रासुका के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमारे यहाँ इंदौर में कुछ विशेष प्रकार के लोगों ने हमारी डॉक्टर्स और पुलिस की टीम पर जो पथराव किया था, उसके तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने रासुका के तहत बहुत से लोगों को जेल में भेज दिया है। चलिए हम बात करते हैं कि रासुका की अवधि क्या होती है। संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रख सकती है सरकार। किसी प्रकार का कोई भी उसको बताने की जरूरत नहीं है कि हमने तुम्हें क्यों रखा है। किसी अधिकारी द्वारा बस संदिग्ध को गिरफ्तार करने पर राज्य सरकार को बताना होता है कि हम ये किस लिए इसको गिरफ्तार कर रहे हैं। कारावास की अवधि में और देखेंगे तो ये जब तक राज्य सरकार इसकी गिरफ्तारी का अनुमोदन नहीं करती है तब तक गिरफ्तारी की अवधि अधिकतम 12 दिन तक रहती है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब तक राज्य सरकार इस
कानून के तहत अनुमोदन प्रदान नहीं करती है उस संबंधित अधिकारी को, जो जैसे जो जिलाधिकारी भी हो सकता है, पुलिस आयुक्त भी हो सकता है और राज्य सरकार भी हो सकती है, तब तक ये कानून सिर्फ 12 दिन तक ही है। लेकिन अनुमोदन के बाद 12 दिन से सीधा सीधा 12 महीने तक हो सकता है, जो 3-3 महीने के, ध्यान रखा जाए, 3 महीने के हिसाब से ही ये कानून चलता है। ये कानून की शक्तिशाली एक पक्ष को देखें तो ये इतना शक्तिशाली है कि सरकार चाहे तो इससे संबंधित अपराधी के सबूत भी छुपा सकती है। अपराधी अपने अपराध से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी को आरटीआई के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकता। हम जानते हैं कि आरटीआई के द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इस कानून में आरटीआई का भी कोई उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए ये कानून बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि पृष्ठभूमि क्या है। तो दोस्तों, हमने रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ रखा है। 1919 में ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था, जिसके अनुसार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता था और उसे मुकदमा लड़ने की इजाज़त भी नहीं थी। इस कानून को नो अपील, नो वकील, नो दलील के रूप में भी जाना जाता था। इसी कानून के विरोध में 13 अप्रैल को जो अमृतसर में जलियांवाले बाग में एक सभा इकट्ठी हुई थी, जिसे जनरल डायर ने गोलियों से भुनवा दिया था और जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। तो ये जो सभा आई हुई थी वो इसी कानून का विरोध करने के लिए आई हुई थी। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट बना, जो 1969 तक लागू रहा। इसके तहत भी ये जो कानून था, इसके तहत भी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए रखा जा सकता था। 1971 में सरकार ने एक बार फिर से कांग्रेस सरकार द्वारा एक आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा एक्ट के नाम से लाया गया, जो काफ़ी पॉपुलर रहा था। इसके तहत भी इमरजेंसी के टाइम पे कई सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, जिनकी संख्या लाखों तक में गई थी, जिसे 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसको निरस्त कर दिया गया और फाइनली 1980 में एनएसए लाया गया, जिसे हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके काम की होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आकाश सुपर 30, मैं आकाश डंडौतिया आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।